हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। और अपनी राजस्थान राज्यव्यवस्था की क्लास चल रही थी और राजस्थान राज्यव्यवस्था में अपनों ने राज्यपाल कर लिया था। और राज्यपाल जो अपनों ने लास्ट छोड़ा वो कार्यपालिक शक्ति अपनों ने पूरी कर ली थी। कौन सी कर ली थी भी? कार्यपालिका शक्तियां पूरी की थी। ठीक है। अब देखो कार्यपालिक शक्तियां कर ली, पर उससे पहले मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ जो अपनों ने कल किया है मोटे मोटे तौर पर। ठीक है। तो सबसे पहले अपनों ने बात की थी राज्य सरकार की। किसकी बात की थी भी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार की बात की। राज्य सरकार आपसे अगर पूछा जाए किस भाग में आती है संविधान के, तो भाग नंबर 6 में आती है। कहां पर आती है? भाग नंबर 6 में। और ये भाग नंबर 6 है, ये कौन से आर्टिकल तक, कहां से कहां तक है? तो 152 से लेके 237 तक जो आर्टिकल आते हैं वो किसके आते हैं? राज्य सरकार के आते हैं। इसके अध्यायों की बात करते हैं तो इसमें अध्याय आते हैं लगभग 5। फर्स्ट में आता है सामान्य, और इसका नाम क्या है? सामान्य। इसमें आता है आर्टिकल 152, और 152 में आती है राज्य। क्या आती है भी? राज्य की परिभाषा आती है। फिर सेकंड आता है, सेकंड में आती है कार्यपालिका। क्या आती है भी? कार्यपालिका। और जो कार्यपालिका आती है वो आती है 153 से लेकर 166 तक। ठीक है। इसमें कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन आता है? जैसे कार्यपालिका में आ जाता है राज्यपाल। कौन आ जाता है अभी? राज्यपाल आ जाता है। साथ में सीएम आ जाता है। सीएम के साथ मंत्री परिषद। कौन आ जाती है? मंत्री परिषद आ जाती है। और मंत्री परिषद के साथ में महाधिवक्ता आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है। तो ये बात समझे, राज्यपाल, सीएम, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता आ जाते हैं। इसके बाद में अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में कहते हैं विधानमंडल। क्या आती है भी? विधानमंडल। या विस्थापिका की बात कर सकते हैं, विस्थापिका भी इसे कहते हैं। ये आती है 168 से लेकर 168 से लेकर 212 तक। कहां तक आती है? 212 तक आती है विधानमंडल। मतलब विधानमंडल की अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद में अध्याय नंबर 4 आता है। और 4 में क्या आता है? 4 में आता है राज्यपाल का अध्यादेश। क्या आता है भी? राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है। अब जो राज्यपाल का जो अध्यादेश है, ये कहां से कहां तक आता है? तो ये एक ही आर्टिकल आता है 213। कौन सा आता है? 213। और उसके बाद में भाग नंबर 5, इसमें आता है न्यायालय या हाईकोर्ट की बात कर लो, न्यायालय की बात कर लो, हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सभी इसमें आते हैं। वो आते हैं 214 से लेकर 237 तक। ठीक है। ये अपनों ने कल थोड़ा सा देखा था, मतलब ये अध्याय देखे अपनों ने। ठीक है। और अध्याय के अंदर फर्स्ट अध्याय में सामान्य 152 राज्यपाल आता है। 100 कार्यकाल में 153 से 167 तक है राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता क्या आती है? कार्यपालिका में आती है। अध्याय नंबर 3 विधानमंडल। विधानमंडल 168 से लेकर 212 तक। फिर अध्याय नंबर 4 राज्यपाल का अध्यादेश। 213 में किस में आता है? 213 में राज्यपाल का अध्यादेश आता है। फिर 5 नंबर दे राज्य न्यायालय आता है। न्यायालय या हाईकोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय दोनों इकट्ठे करवा दिए मैंने। 214 से लेकर 237 तक आते हैं। ठीक है। कहां तक? 237 तक। इसके बाद में अपनों ने आर्टिकल एक, तो ये अपनों ने चीज देखी। इसके नेक्स्ट अपनों ने एक चीज और देखी थी। इसी के साथ अपनों ने एक चीज देखी। वो क्या देखी? वो अपनों ने आर्टिकल देखे भी। आर्टिकल कहां से कहां तक अपनों राज्यपाल के किए थे। तो सबसे पहला आर्टिकल करते हैं 152। 152 में देखिए अपनों ने राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा देखी भी? राज्य की परिभाषा। मतलब राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, ये मैंने आपको कल मतलब फुल तरीके से बताया था। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 153 में आती है। 153 में आता है राज्यपाल। क्या आता है अभी? राज्यपाल। मतलब प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है। दो या दो से अधिक का भी क्या हो सकता है? एक राज्यपाल हो सकता है। फिर आर्टिकल 154 किसकी बात करते हैं? 154 की बात करते हैं। 154 में आती है कार्यपालिका शक्तियां। क्या आती है अभी? कार्यपालिका शक्तियां। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इनको एक एक आर्टिकल की एक एक की आप याद रखोगे, इसको बार बार रिपीट करोगे की को, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मतलब 152 में राज्य है, 153 में राज्यपाल है, 154 में कार्यपालिका है। एक क्लास ऐसी लेके आऊंगा जिसमें मैं सभी आर्टिकलों के की पॉइंट करवा दूंगा। ठीक है। इसके बाद में 155 में आती है नियुक्ति। किसकी बात आती है अभी? नियुक्ति की बात आती है। ठीक है। नियुक्ति के बाद में 156 में आता है कार्यकाल। क्या आता है अभी? कार्यकाल की बात आती है। और 157 में फिर आता है, 157 में योग्यता। क्या आती है अभी? योग्यता आती है। ठीक है। योग्यता के बाद में 158 के अंदर आती है शर्त। क्या आती है अभी? शर्त। इसके पद की शर्तें क्या होगी? 159 में आती है शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? और फिर 160 में आता है क्या? आकस्मिक रिक्ति। क्या आती है अभी? आकस्मिक रिक्ति आती है। ये चीज अपनों ने की थी। ठीक है। आकस्मिक रिक्ति, ये अपनों ने आर्टिकल किए थे। जो अपनों ने की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पहले याद रखे की पॉइंट। 152 में क्या आता है? राज्य। ठीक है। 152 में क्या आता है? राज्य आता है। ठीक है। राज्य। फिर 153 में राज्यपाल। ठीक है। फिर 154 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर 155 में नियुक्ति आती है। 156 में कार्यकाल। 157 में योग्यता। 158 में शर्त आती है। 159 में शपथ। 160 में क्या आती है? आकस्मिक रिक्ति आती है। अपनों ने पहले आर्टिकल किए। इसके बाद अपनों ने क्या किया? इसके बाद अपनों ने किया कार्यपालिक शक्तियां। क्या की भी? कार्यपालिक शक्तियां। देखो कार्यपालिका शक्तियां, अब कार्यपालिक शक्तियों में अपनों ने क्या क्या किया? देखे कार्यपालिक शक्तियों में क्या किया? नियुक्तियां की कि भाई किस किस की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल? किसकी नियुक्ति कर सकता है? सीएम की कर सकता है। और किसकी कर सकता है? मंत्री की नियुक्ति कर सकता है, या मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है।
महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की, ठीक है। खुद राज्य क्या होता है, कुलाधिपति होता है। कौन होता है, कुलाधिपति होता है। और कुलपतियों की नियुक्ति करता है, किसकी करता है भाई, कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है। और किसकी करता है, राज्य निर्वाचन, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है 5 वर्ष में, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष में, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। ये याद रखें, ये नियुक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा किसकी करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की करता है, कुलाधिपतियों की करता है, ठीक है, और सीएम की करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आरपीएससी के सदस्यों की करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये मैंने आपको बताया, ये कल वाली क्लास में अपनों ने थोड़ा सा देखा था, ठीक है। आज अपने करते हैं कार्यपालिक शक्तियां होगी, तो आज अपने करेंगे विधायी शक्तियां, ठीक है। ये देखो कल ये प्रोफोमा मैंने आपको करवाया था सारा, फिर अपनों ने 168 से 213 ये सब कुछ चीजें अपनों ने देखी, महाधिवक्ता, फिर ये कथन देखी अपनों ने, ठीक है, फिर संवैधानिक, ठीक है, फिर नौकरशाही वगैरह, ये अपनों ने सब कुछ कल देख लिया था। आज अपने कार्यपालिक शक्तियों की बात करते हैं। हाँ, कार्यपालिक शक्तियां ये कल बात की थी अपने, अनुच्छेद 153 में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक है। ये चीज अपनों ने देखी थी कल, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। हाँ, आज अपने बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां, किसके बारे में बात करते हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करते हैं। और राज्यपाल की विधायी शक्तियों में जो चीजें अपने देखेंगे वो देखें क्या क्या है, ढंग से समझेंगे इनको, इन चीजों को, और ढंग से मतलब इस तरीके को एक एक आर्टिकल को अपने पढ़ेंगे। देखो पहली बात तो देखो विधायी शक्तियों का मतलब समझा, विधायी शक्तियां होती क्या है। तो एक चीज आप याद रखें, विधायी शक्तियों का मतलब ये हो गया, विधेयक से आप याद रखें, किससे याद रखें, विधेयक से या बिल से याद रखें। विधायी का मतलब बिल से याद रखें। एक याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो विधानमंडल में जो कार्य होते हैं राज्यपाल उस पर साइन वगैरह करता है, और विधानमंडल में जितने कार्य होते हैं और राज्यपाल के जितने भी कार्य विधानमंडल में है या उनकी जो शक्तियां हैं विधानमंडल में, वो क्या होती है, विधायी शक्तियां होती है। सबसे पहले आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 171। इससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल और बताता हूं, एक आर्टिकल 168 आता है। कौन सा आता है भी आर्टिकल 168। 168 के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी, उसके 2 सदन होंगे और 3 अंग होंगे। देखो एक तो होगी विधानसभा, ठीक है, एक क्या होगी विधान परिषद, दिखाई दे रहा है, एक विधानसभा एक विधान परिषद होगी, ठीक है। और इसके बाद में एक कौन अंग क्या होगा इसका, राज्यपाल। कौन होगा भी, राज्यपाल होगा। अभिनव अंग होता है किसका, विधानमंडल का, क्या होता है, राज्यपाल। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति में आता है, किस में आता है, आर्टिकल 168 राज्यपाल की विधायी शक्तियों में भी आता है, क्योंकि इसमें राज्यपाल का नाम है। जहां जहां राज्यपाल के बारे में लिखा गया वो सभी राज्यपाल की शक्तियां या अधिकार वगैरह आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 171(5) की बात करते हैं, आर्टिकल 171(5) की बात करते हैं। विधान परिषद में मनोनयन, मतलब राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो सबसे पहली बात देखो, इसके तहत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत कर सकता है। पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, सीधा की पॉइंट निकाले, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। सबसे पहली बात ये याद रखें, विधान परिषद में, विधान परिषद के अंदर राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने, 1/6 सदस्यों को। परंतु एक चीज याद रखें, राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, ये याद रखें, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। बात समझागी, तो पहली बात समझागी। और सदस्यों का मनोनयन निम्न क्षेत्रों से होगा, मतलब जो सदस्य 1/6 सदस्य मनोनीत करेंगे वो किस किस क्षेत्र से होंगे, तो वो साहित्य से हो सकता है, ठीक है, विज्ञान से होंगे, कला से हो सकते हैं, सहकारी आंदोलन व समाज सेवी से हो सकते हैं। मतलब इन क्षेत्रों से वो क्या हो सकते हैं, मनोनीत हो सकते हैं, या वो इन क्षेत्रों से मनोनीत करेगा, या तो वह साहित्य से, विज्ञान से, कला से और सहकारी आंदोलन या समाज सेवी से। इन सारे क्षेत्रों से क्या करेगा, वह मनोनीत करेगा, किसको, 1/6 सदस्यों कहां पर, विधान परिषद में। पहली बात शक्ति समझ आएगी, राज्यपाल की पहली शक्ति देखो आर्टिकल 171 किसमें, 5 में, आर्टिकल 171(5) में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों क्या करेगा, मनोनीत करेगा, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। किस क्षेत्र से करेगा, साहित्य से करेगा, विज्ञान से करेगा, कला से करेगा, सहकारी आंदोलन से करेगा और समाज सेवी से। ये सीक्वेंस याद रखें। सीक्वेंस क्या देखो, पहले क्या आएगी साहित्य, फिर क्या आएगी विज्ञान, फिर क्या आएगी कला, ठीक है, फिर क्या आएगी सहकारी, और फिर क्या आएगी समाज सेवी, सेविकास, ठीक है। तो याद रखें इस बात को, पहले साहित्य, फिर विज्ञान, फिर कला। पहले देखो, पहले साहित्य आया, फिर विज्ञान आया, फिर कला आई, ठीक है, फिर कला के बाद क्या आई, सहकारी आंदोलन, और फिर समाज सेवी। यहां से वो क्या करेगा, मनोनीत करेगा। बात समझ आ गई यहां तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 174 क्या कहता है, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सत्र बुला सकता है या आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं तथा विघटित कर सकते हैं। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि राज्यपाल जो विधानसभा के अंदर जो सत्र होते हैं,
सत्र, सत्र देखो तीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए सत्र कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक सत्र कौन सा होता है, मानसूनी सत्र भी होता है, मानसूनी सत्र, ठीक है। एक होता है बजट सत्र, ठीक है। एक होता है मानसूनी सत्र, ठीक है। और एक होता है कौन सा, शीतकालीन सत्र। कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो सत्र को आहूत करना मतलब बुला भी सकता है, सत्रावसान मतलब स्थगित करना, और विघटित मतलब, यहाँ विघटित का मतलब ये होगा विधानसभा को विघटित कर सकता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है। बात समझे। नोट, एक वर्ष में विधानमंडल के सत्रों का क्रम ये बता दिया आपको। देखो पहले बजट सत्र आता है, ठीक है, फिर मानसूनी सत्र आता है, और फिर कौन सा आता है, शीतकालीन सत्र आता है। पहले बजट सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र आता है, ठीक है। पहले बजट सत्र आता है, ठीक है, फिर मानसूनी सत्र, और फिर शीतकालीन सत्र चलता है, ठीक है। तो कहने का भावार्थ ये है, तो आप याद रखें आर्टिकल 174 में क्या है, 174 में तीन ही बातें हैं। क्या है, पहले तो वो क्या कर सकता है, सत्र को आहूत कर सकता है। क्या कर सकता है अभी, सत्र को आहूत कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। क्या कर सकता है अभी, सत्रावसान कर सकता है, ठीक है, रोक सकता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है, विघटित करना। क्या कर सकता है भाई, विघटित कर सकता है। तो तीन ही बात है आर्टिकल 174 में। राज्यपाल, ये तीनों काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा अभी, ये राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे। याद रखें इस बात को, किसके द्वारा किए जाएंगे, ये राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। तो पहली बात याद रखें, सत्र आहूत करना, फिर सत्रावसान करना, और फिर विघटित करना। तो तीन ही की पॉइंट है इसमें। आर्टिकल 174 में क्या है, सत्र आहूत करना, फिर सत्रावसान करना, और फिर विघटित करना, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा, आर्टिकल 174 के तहत, ठीक है। और एक वर्ष में 3 सत्र बैठते हैं, पहला बजट सत्र आता है, फिर मानसूनी सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र आता है। देखो इसको इसी तरीके से रखा गया। देखो पहले सरकार बनते ही बजट सत्र आएगा, फिर मानसूनी मतलब मानसूनी वर्षा होने लग जाती है, इसलिए मानसूनी सत्र, शीतकालीन मतलब सर्दी हो जाती है, ठीक है। ये लगभग अक्टूबर से दिसंबर तक चलते हैं, ठीक है। ये याद रखें, लास्ट शीतकालीन सत्र। आगे देखें, ये राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष में सभापति, देखो राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष में सभापति द्वारा, देखो सत्र बुलाना या आहूत करना, अवसान करना या विखंडन करना, ये किसका काम है, राज्यपाल का काम है। किसका काम है, राज्यपाल का। सत्र का शुरू करना अधिकतम 6 महीने में, एक सत्र को खत्म करना, ठीक है, विधानसभा को भंग करना, ये सारे काम किसके, राज्यपाल। और विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति द्वारा क्या कर सकता है, वह सत्र को स्थगित कर सकता है। अध्यक्ष या सभापति द्वारा अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित करना, मतलब अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित भी कौन करेगा, अध्यक्ष या सभापति करेगा। बात समझा रही है कि कहने का भावार्थ ये है कि भी राज्यपाल सत्र को आहूत करता है, अवसान करता है, विघटन करना है, ठीक है। अवसान एक सत्र को खत्म करना, मतलब एक सत्र को क्या करना, खत्म करना। सत्र बुलाना या आहूत करना, सत्र का शुरू करना अधिकतम 6 महीने, ठीक है। विघटन करना मतलब विधानसभा को भंग करना, क्या होगा अभी, विधानसभा को भंग करना। एक सत्र को मतलब खत्म करना, और अधिकतम सत्र को शुरू करना 6 माह। अब अध्यक्ष व सभापति क्या कर सकते हैं, सत्र को स्थगन कर सकते हैं। अध्यक्ष व सभापति द्वारा अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित करना, मतलब अनिश्चित काल के लिए क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखें, ये मैंने भी आपको जो आर्टिकल 173 होता है वो सेम ही बातें हैं, ठीक है। इसके बाद देखें आर्टिकल 175 क्या कहता है। आर्टिकल 175 कहता है सदन या सदनों, विधानसभा या विधान परिषद में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का अधिकार है। सबसे पहली बात तो ये शब्द याद रखें, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधिकार लिखा हुआ है, ना कि शक्ति है या कर्तव्य, कुछ नहीं है, ठीक है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण कर सकेगा, तथा इस प्रयोजन में सदस्यों को का उपस्थित होना भी अपेक्षित है, होना भी अपेक्षित है। मतलब कहने का है भावार्थ ये है कि राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन में या दोनों को इकट्ठा करके, मतलब या तो वह एक सदन में जाके अभिभाषण दे दे, ठीक है, या फिर दोनों को इकट्ठा करके अभिभाषण देगा वो, मतलब ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद दोनों को इकट्ठा करेगा और फिर अभिभाषण देगा, या फिर एक सदन को भी अभिभाषण कर सकता है। और इसमें सदस्य उपस्थित होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक साथ दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण दे सकता है। मतलब कहने का भावार्थ है संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत इमरजेंसी मतलब संयुक्त बैठक बुलाता है, क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। तो वो प्रावधान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं है, एक बात ये भी है क्योंकि कई 6 राज्यों में विधान परिषद, बाकी क्या विधानसभा ही ओनली फॉर एक ही सदन है, ठीक है, एक सदनात्मक है। तो याद रखें एक साथ दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण कर दे सकता है। तो याद रखें 175 में क्या है, अभिभाषण, क्या है अभी, अभिभाषण की बात है, किसकी बात है, अभिभाषण की बात है। याद रखें इस बात को, याद रहेगी आपको, अभिभाषण 175 में क्या है, अभिभाषण। वापस बताता हूं, सदन या सदनों, विधानमंडल विधान परिषद में अभिभाषण या संदेश भेजने का अधिकार है। पहली बात तो संदेश भेजने का अधिकार है या अभिभाषण देने का अधिकार राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल
175 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 175 के तहत। पहली बात याद रखी। दूसरी बात, राज्यपाल विधान में किसी सदन में, मतलब कहने का भाव ये है कि राज्यपाल एक सदन को अभिभाषण कर सकता है या दोनों को इकट्ठा करके भी अभिभाषण दे सकता है, ठीक है, अपना भाषण दे सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये याद रखें, क्योंकि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है अभी? संयुक्त बैठक बुलाता है, याद रखें, ठीक है इस बात को। लेकिन एक साथ दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण दे सकता है। अब सीधी सी बात, अपने राजस्थान में एक ही सदन है, क्या है? एक ही सदन है, तो एक ही सदन में क्या देता है? अभिभाषण देता है, ठीक है। विधान परिषद तो है ही नहीं है, ठीक है, तो याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट बात, आर्टिकल 176 क्या कहता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, मतलब 175 में क्या है, मैं वापस आगे स्लाइड में बता दूंगा। 174 में है, 174 में क्या है? 174 में है राज्यपाल विधानमंडल में सदन को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, मतलब एक सत्र में खत्म कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित मतलब विधानसभा को भंग कर सकता है। 175 में क्या है? संदेश भेजना या अभिभाषण करना। क्या करना? संदेश भेजना या अभिभाषण देना, ठीक है। तो वो किसके तहत? आर्टिकल 175 के तहत। और 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण। क्या है अभी? विशेष अभिभाषण। इसमें क्या कहते हैं? नई विधानसभा का प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, बजट सत्र, इन दोनों स्थिति में भी विधानसभा तथा विधान परिषद में राज्यपाल एक साथ दोनों को विशेष अभिभाषण दे सकता है। देखो वापस की पॉइंट समझो, इसके की पॉइंट क्या है कि भी ये क्या कह रहा है कि राज्यपाल विशेष भाषण में, मतलब जब विधानसभा का चुनाव हो जाए और चुनाव होने के बाद में प्रथम सत्र हो, क्या हो भी? प्रथम सत्र हो, और तथा प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, और साथ में क्या? प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र में दोनों को इकट्ठा करके भाषण दे सकता है। मतलब दोनों को इकट्ठा, मतलब दोनों सदनों को इकट्ठा करके विशेष अभिभाषण दे सकता है। क्या दे सकता है? विशेष। तो ये कंडीशन याद रखना, विशेष अभिभाषण के अंदर क्या हो सकता है? उसमें तो दोनों को समवेत करके, इकट्ठा करके सीधा अभिभाषण दे सकता है। उसमें ये नहीं बताया हुआ कि भी कब अभिभाषण देगा, ठीक है। पर यहाँ देखो, ये वापस मैं बताता हूँ, देखो ये देखो, अभिभाषण संदेश भेजना अधिकार है किसी सदन में, दोनों में, ये सेम लाइन सीधी लिखी हुई है। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ ये लिखा हुआ है प्रथम सत्र, मतलब विधानसभा, नई विधानसभा, मतलब नई विधानसभा मतलब चुनाव होने के बाद में प्रथम सत्र, मतलब प्रथम सत्र जैसे बजट सत्र, या प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र मतलब बजट सत्र, इन दोनों स्थिति में भी विधानसभा या विधान परिषद में राज्यपाल एक साथ दोनों को विशेष अभिभाषण दे सकता है। ये याद रखें इस बात को, ठीक है। तो भाषण क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है। तो आर्टिकल क्षेत्र समझाए, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। हाँ, यहां थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं आपको वापिस। देखो आपको बताया आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 में क्या है? आर्टिकल 174 में सत्र को आहूत कर सकता है। दूसरी बात क्या कर सकता है? मैं सत्रावसान कर सकता है। क्या कर सकता है? अभी सत्रावसान कर सकता है। तीसरी बात, विधानसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। पहली बात ये आर्टिकल 175 में क्या है? 175 में अभिभाषण क्या है? अभी अभिभाषण, अभिभाषण क्या है? अभिभाषण याद रखें, दोनों को समवेत करके, दोनों को समवेत, दोनों को मतलब विधान परिषद और विधानसभा को दोनों को इकट्ठा करके अभिभाषण दे सकता है, ठीक है, या फिर अकेले एक सदन को भी दे सकता है। फिर 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण। इसमें थोड़ा सा याद रखें, विशेष अभिभाषण क्या लिखा हुआ है अभी? विशेष अभिभाषण। अब देखो विशेष अभिभाषण में क्या है, तो समझो इस चीज को। विशेष अभिभाषण में ये चीज है कि विशेष अभिभाषण पहली बात तो कब दिया जाएगा? या तो प्रथम सत्र में, प्रथम सत्र मतलब चुनाव के बाद जो पहला सत्र आएगा, जो कौन सा आएगा? बजट सत्र आएगा, तब दिया जाएगा। और साथ में या फिर प्रत्येक वर्ष का जो पहला बजट सत्र होगा तब दिया जाएगा। बात समझ रही है? प्रत्येक वर्ष का बजट सत्र, ठीक है। तो तीनों आर्टिकल समझाए। पहले में 174 में सत्रावसान, विधानसभा भंग, फिर 175 में अभिभाषण दोनों को समवेत करके, फिर 176 में विशेष अभिभाषण प्रथम सत्र, बजट सत्र या चुनाव के बाद प्रत्येक बजट सत्र, ठीक है। बात समझा गई? इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने ये बात कर ली। ठीक है भाई, तो 174 में क्या है? सत्रावसान, विधानसभा को भंग करना। 175 में क्या है? अभिभाषण, ओनली फॉर अभिभाषण। 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण, ठीक है। बात समझा गई यहाँ तक? इसके बाद देखो ये अपनों ने कर लिया था, ये भी हो गया था, ये देखना था अपना आर्टिकल 200। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आर्टिकल 200 के तहत एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल 200 तहत राज्यपाल की सह विवेक शक्ति भी है। क्या है? अभी सह विवेक शक्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं
विधायकों पर अनुमति देना, मतलब आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधायकों पर अनुमति देता है। देखो, विधेयक विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। और राज्यपाल तय करेगा कि वह विधायक पर अनुमति देता है या फिर अनुमति को रोकता है, या फिर विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है, या फिर वापस कर सकता है, या हालांकि विधानमंडल द्वारा। अब देखो, एक चीज मैं बताता हूं, यहां पर राज्यपाल के 3 कार्य आते हैं। कितने आते हैं भाई? 3 कार्य आते हैं। सुनो मेरी बात, वैसे तो इसके पास 4 शक्तियां हैं। कितनी? 4। देखो, विधानसभा या विधानमंडल है, कोई बिल लेके आए अपने, और बिल कौन सा लेके आए? बिल कोई भी चीज का लेके आए, और बिल वो पहले विधानसभा में गया। कहाँ गया? अभी विधानसभा में गया। और विधानसभा के बाद में वो बिल कहाँ आया? विधान परिषद में आया। विधान परिषद के बाद में वो बिल कहाँ गया है? राज्यपाल के पास साइन करने के लिए गया है। अब राज्यपाल इस पर क्या करेगा? देखो, राज्यपाल या तो उसे क्या दे देगा? अनुमति दे देगा, या फिर अनुमति को रोक देगा, मतलब अस्वीकृत कर, या तो वह क्या करेगा? स्वीकृत कर देगा। पहली बात स्वीकृत कर देगा, या फिर अस्वीकृत कर देगा, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज देगा। क्या भेज देगा? पुनर्विचार के लिए। और चौथा, या फिर वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति से भी वह पूछ सकता है। तो एक चीज बताता हूं, पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो धन विधेयक को छोड़कर, किसको भी? धन विधेयक को छोड़कर के लिए वापस कर सकता है, मतलब धन विधेयक को छोड़कर वो सभी बिल को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्योंकि धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से आता है। क्या आता है? पहले ही पूछ के कोई चीज लाई जाए, और उसके बाद आपसे अगर कहा जाए कि इस पर अनुमति दो, तो आपसे पहले ही पूछी हुई है चीज, तो आप उसको मना थोड़ी कर सकते हो, दोबारा थोड़ी भेज सकते हो। तो वही बात यहाँ पर है। तो बात समझ आ रही है? पहले क्या होगा? अनुमति देता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु धन विधेयक को छोड़कर वापिस कर सकता है। हालांकि विधानमंडल द्वारा, आगे देखें, पुनः बिना प्रवर्तन किए विधानमंडल को पास कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। मतलब कहने का भावार्थ है कि अगर कोई बिल है और वो पुनर्विचार के लिए कहाँ भेजा? विधानमंडल में भेजा है, और विधानमंडल उस पर पुनर्विचार, मतलब उसमें बिना संशोधन करके राज्यपाल के वापस भेज दे, तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है? अभी बाध्य है। क्या है? अभी बाध्य है। बात समझाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ? वापिस समझो इस चीज को बढ़िया तरीके से। देखो, कोई बिल है, वो बिल कहाँ गया है? राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसमें कमी निकाल कर कह दिया भी उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया विधानमंडल में, और विधानमंडल ने उस पर कोई संशोधन नहीं किया और सीधा किसके पास भेज दिया? ये कह रहा है पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को वापस कर दिया, मतलब बिना कहाँ कर दिया? राज्यपाल के भेज दिया। तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए देनी ही होती है, मतलब वह बाध्य है। क्या है? अभी बाध्य है। पड़ा रहने दे तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब राज्यपाल के पास बिल गया, और राज्यपाल के पास बिल जाने के बाद में राज्यपाल ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। प्रतिक्रिया मतलब ना उस पर हाँ की ना की, कुछ नहीं किया, तो वो उसे बिल को क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब उसने चुपचाप अपने जेब में डाल ली पॉकेट वीटो, मतलब उसने बिल क्या डाल लिया? अपने पॉकेट में डाल लिया, और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। वो क्या कहलाती है? पॉकेट वीटो कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉकेट वीटो कहलाती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आत्यंतिक वीटो होती है, पॉकेट वीटो होती है, और एक कौन उससे निलंबनकारी वीटो होती है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए भेजना वो होती है निलंबनकारी वीटो। आत्यंतिक वीटो होती है वो कौन सी होती है? अस्वीकृत, मतलब बिल को अस्वीकृत तब। और पॉकेट वीटो कोई प्रतिक्रिया ना करे, बिल पर कोई प्रतिक्रिया जेब में डाल ले भी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, वो कहलाती है पॉकेट वीटो। पड़ा रहने दे, तो इसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। समय सीमा अनंतकाल है, ठीक है, अथवा वह विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भी आरक्षित रख सकता है। तो देखो 5 तरीके से इस पर रख सकता है। अब 5 तरीके से मामला आ सकता है। देखो, पहला देखो, पहले वो क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है। फिर दूसरा क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा वो क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या भेज सकता है? पुनर्विचार। अगर पुनर्विचार के लिए भेजा है और विधानमंडल ने उस पर कोई संशोधन करे बिना बिना परिवर्तन के उसके राज्यपाल के भेज दिया, तो वह साइन करने के लिए क्या है? बाध्य है, ठीक है। चौथा, वह उस मतलब उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया ना करे, तो वो होती है पॉकेट वीटो, वो भी कर सकता है। और पांचवा, राष्ट्रपति के पास वो क्या कर सकता है? विचारार्थ भेज सकता है। तो 5 तरीके हैं राज्यपाल के पास बिल को क्या करने के लिए? स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार, पॉकेट वीटो यूज, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, और राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझाई। एक छोटा सा अपने देखते हैं, ये देखो, ऐसे मामले में विधेयक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। देखो, ऐसे मामले में विधेयक को सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, या राज्य के किसी नीति निर्देशित तत्व के विरुद्ध हो, या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, या राष्ट्रीय महत्व का हो, या अनुच्छेद 31 कै के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि ऐसे मामले
ऐसे मामले विधेयक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास रखना अनिवार्य कौन से है? जो हाईकोर्ट की स्थिति में खतरे में डालता हो, या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, या राज्य के नीति तत्वों के विरुद्ध हो, या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, या फिर राष्ट्रीय महत्व हो, ठीक है, या फिर अनुच्छेद 31 कै, अभी तो इसको 29 कै को क्या कर दिया गया है, 31 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ठीक है, बात समझागी। तो ऐसे मामले को क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित, ऐसे विधेयक है उनको क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अभी सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो याद रखें इस बात को, ठीक है, बात समझागी। मैं वापस बताता हूं, देखो राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत क्या कर सकता है? देखो पहली बात तो क्या कर सकता है? मैं स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? अभी स्वीकृत कर सकता है। दूसरे नंबर पर क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है। तीसरे नंबर पर क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, वह कोई प्रतिक्रिया न करे, कोई प्रतिक्रिया न करे, ठीक है। फिर चौथी, पांचवी बात, राष्ट्रपति के पास विचारणार्थ भेज दे, राष्ट्रपति के पास विचारणार्थ भेज दे। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रखिए। मैं वापस देखो, स्वीकृति देते तो बिल पास हो गया, क्या हो गया? बिल पास हो गया। अस्वीकृत कर दे तो बिल क्या हो गया? खारिज हो गया, वापस चला गया। पुनर्विचार मतलब धन विधेयक को छोड़कर, किसको भी? धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर। अब पुनर्विचार, जैसे कोई बिल आया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसमें साइन नहीं किए, राज्यपाल ने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा धन विधेयक को छोड़कर। सभी बिल कहां पर? विधानमंडल में। और विधानमंडल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और सीधा किसके पास भेज दिया? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है? बाध्य है। ये याद रखें, ये लाइन याद रखें, क्या है? बाध्य है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, मतलब उसने पॉकेट विटो का यूज कर लिया। उसने मतलब जो पॉकेट विटो, मतलब कहने का भावार्थ है कि उसने क्या किया, जो बिल है वो अपने पॉकेट में डाल लिया। क्या डाल लिया? पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। यहाँ पर वैसे पॉकेट विटो यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। शायद तक डाकघर विधेयक में उन्होंने किया था 1986 के अंदर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास विचार न बदले। और कुछ मामले मैंने बताया जो आरक्षित रखने, सुरक्षित रखने अनिवार्य, जैसे हाईकोर्ट का हो गया, नीति निर्देशक का हो गया, आर्टिकल 31 एक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो गए, ठीक है। ये चीजें याद रखना आपने, ठीक है। इसके बाद देखो आर्टिकल 201, ये तो देखो 200 के तहत तो राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति की विचारणार्थ देता है। फिर 201 के तहत राष्ट्रपति इस पर क्या देता है? राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। देखो अब राष्ट्रपति देखो क्या क्या प्रतिक्रिया करता है। अब राष्ट्रपति जो प्रतिक्रिया करता है वो 201 के तहत करता है। किसके तहत करता है? 201 के तहत करता है। सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मतलब कहने का मतलब वह स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भिजवा सकता है। कहने का भावार्थ भी, राष्ट्रपति राज्यपाल को कहेगा इसे कहां भेजे? दोबारा विधानमंडल में भेजे पुनर्विचार के लिए। तो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। तो तीनों बात तो होगी, पहले स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत दे सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति तीनों कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है। और तीसरी बात क्या कर सकता है? अस्वीकृत के बाद पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 3 बातें समझा रही? स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर यह पुनर्विचारित विधेयक विधानमंडल द्वारा 6 महीने के भीतर संशोधन सहित या बिना संशोधन पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये कोटेशन याद रखें भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाध्य नहीं है। पहली बात तो देखिए, अगर राष्ट्रपति के पास बिल भेज दिया और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया विधानमंडल में वापस, तो पहली बात तो उस पर जो प्रक्रिया है वो 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर उस बिल को क्या कर दिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाए। राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए फिर भी वह बाध्य नहीं है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद और दोबारा राष्ट्रपति के पास जाए बाई चांस, मतलब कोई बिल है, जैसे अपने समझते हैं अभी, जैसे कोई बिल है, वो बिल सबसे पहले कहां गया? बिल गया विधानमंडल में, विधानमंडल से कहां गया? राज्यपाल के। राज्यपाल ने वो बिल कहां रख दिया? राष्ट्रपति की विचारणार्थ दे दिया। राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने ना तो उस पर क्या दी? स्वीकृति, न ऐसे उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया राज्यपाल के पास, दोबारा वापस दे। राज्यपाल ने उस बिल को कहां रखा? विधानमंडल में। विधानमंडल ने बिना परिवर्तन किए या परिवर्तन के साथ कहां भेज दिया? राज्यपाल के पास दोबारा। राज्यपाल ने दोबारा कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए फिर भी बाध्य नहीं है। ये चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये याद रखे, 201 के तहत प्रक्रिया है। तो 201 के तहत 3 ही प्रक्रिया, वापस बता देता हूं मैं कितनी प्रक्रिया चलती है 201 के तहत। देखो 201 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
या तो किसी बिल को क्या कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, या क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है अभी, अस्वीकृत कर सकता है। दो बात। तीसरी बात क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है अभी, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब जो ये पुनर्विचार के लिए भेजेगा, तो ये पुनर्विचार के भेजने के बाद 6 माह के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, और राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। मतलब पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास वापस ये बिल आई, तो वह साइन करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। समझाएगी बात, तो ये आप याद रखें इस बात को। देखो ये मैं कोटेशन वापस पढ़ता हूं, आप समझो। देखो, राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, पहली बात स्वीकृत कर सकता है, ये कोटेशन याद, स्वीकृत। और नहीं, और नहीं भी, और राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नहीं भी दे सकता है, नहीं भी मतलब अस्वीकृत भी कर सकता है, फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 3 कंडीशन आ गई। चौथी कंडीशन, फिर भी यह पुनर्विचार विधेयक विधानमंडल द्वारा 6 महीने के भीतर, कितने महीने में, 6 महीने के भीतर संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बाध्य, देखो राज्यपाल पीछे बाध्य था, मतलब साइन करने के लिए बाध्य है। राज्यपाल के पास 200 के तहत कोई बिल राज्यपाल के पास आए, तो वह साइन करने के लिए बाध्य है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारणार्थ भेज दिया जाए, तो वह बाध्य नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप इस चीज को ना। तो बात समझाई क्या, मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए, ये दोनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 200 सॉरी हाँ, आर्टिकल 200 और 201 के तहत। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्लाइड देखता हूँ, कोई खाली स्लाइड अपने को मिले। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वापस, भी आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। देखो मैं वापस चीज बताऊँ, एक राज्यपाल है इधर, ठीक है, और इधर कौन है, राष्ट्रपति है। अब जो बिल की अनुमति है वो किसके तहत भेजेगा, 200 के तहत। और 200 के तहत राष्ट्रपति जो स्वीकृति देगा वो 201 के तहत देगा विधानमंडल के बिलों पर। सबसे पहले राज्यपाल सबसे पहले क्या कर सकता है, किसी बिल को स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है, स्वीकृत। फिर दूसरा क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या भेज सकता है अभी, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, ओनली फॉर धन विधेयक को छोड़कर, याद रखना, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, चौथी बात, वह कोई प्रतिक्रिया न करे, कोई प्रतिक्रिया न करे। कोई प्रतिक्रिया का मतलब है पॉकेट वेटो, मतलब उसने कोई प्रतिक्रिया न अस्वीकृत किया, न स्वीकृत किया, न पुनर्विचार के लिए कुछ ना करे, उसने मतलब अपने पॉकेट में डाल लिया बिल। ठीक है, उसने गौर ही नहीं की, तो वो होती है पॉकेट वेटो, और कोई प्रतिक्रिया न करे। और लास्ट होता है राष्ट्रपति के विचारणार्थ भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचारणार्थ भेज सकता है। अब देखो कितनी कंडीशन बन रही है, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी। राज्यपाल किसी बिल पर कितने प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकता है, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। बात समझागी। अब देखो स्वीकृत का तो मतलब यस, अस्वीकृत का मतलब नो, उस बिल का या तो यस या नो। पुनर्विचार, यहां से एक चीज समझो, देखो कोई बिल है, मैं यहां बता रहा हूं, देखो कोई बिल है। अब जैसे अपने पूरी फिल्म ही बना लें, देखो बिल है, और ये बिल पहले कहां गया, विधानसभा में गया। कहां गया अभी, विधानसभा में गया। विधानसभा के बाद में ये बिल कहां आया, विधान परिषद में। विधान परिषद के बाद में ये बिल कहां आया, राज्यपाल के पास आया। ठीक है, राज्यपाल ने इस बिल को वापस कहां भेज दिया, पुनर्विचार के लिए कहां भेज दिया, विधान परिषद में। विधान परिषद है, विधानसभा में आ गया। अब विधानमंडल ने क्या किया या विधानसभा ने क्या किया, इस पर कोई संशोधन नहीं किया, और वो सीधा बिल वापस कहां भेज दिया, राज्यपाल के पास भेज दिया। तो राज्यपाल पुनर्विचार के बाद दोबारा आए बाद में जो बिल आता है उस पर साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। याद रखें इस बात को, क्या है भी, बाध्य है। पहली बात समझागी। अब देखो 201 के तहत राष्ट्रपति इन पर जब ये विचारणार्थ भेजता है, देखो राज्यपाल 200 के तहत राष्ट्रपति की विचारणार्थ बिल भेजता है किसके पास, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति 201 के तहत उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, देखो पहली बात तो क्या कर सकता है, वह स्वीकृत कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए भेज सकता है, पुनर्विचार। अब देखो कोई बिल है, वो पुनर्विचार के लिए भेजा दोबारा, ठीक है, और वो बिना संशोधन दोबारा आ गया, किसके, बिना संशोधन के दोबारा आ गया, या संशोधन सहित या बिना संशोधन सहित दोबारा आ गया, तो इस पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझाएगी क्या मैं क्या समझा रहा हूं, बाध्य नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि मेरे पास कोई बिल आया, ठीक है, विधानमंडल से राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने वो बिल कहां भेजा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के वापस भेज दिया। ठीक है, और ये प्रक्रिया सारी कितने महीने में हो जाए, 6 माह में हो जानी चाहिए। कितने माह में, 6 माह में। अब वो बिल आया, बिल 6 महीने के अंदर अंदर वो वापस कहां चला गया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। बस इतना याद रखें आप। तो ये प्रक्रिया आपको समझ आई होगी। ठीक है,
हाँ, ये आर्टिकल 200 201 ढंग से समझ आ गए होगे, क्योंकि इन चीज को देखो, ये चीजें ढंग से समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसको चीज को समझेंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 200 201 आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी और भी मैं वापस बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे देखें, विधानमंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का स्थान रिक्त होने पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है। पहली बात तो ये, अगर विधानमंडल है, विधानमंडल में कितने पद होते हैं? 4 पद, या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति। इन चारों का पद क्या रिक्त हो तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है अस्थायी रूप से, मतलब उस पद के लिए, कार्य के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरा देखो, आर्टिकल 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कह सकते हैं, समुदाय के एक सदस्य को की नियुक्ति 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा निरस्त कर दी गई। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि 104वां संविधान संशोधन 2020 से पहले राज्यपाल विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। क्या करता था? एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, परंतु वर्तमान में वो क्या कर दिया गया है? निष्क्रिय कर दिया गया। निरस्त नहीं किया, निष्क्रिय। यहाँ पर देखो एक चीज मैं बताता हूँ, निष्क्रिय किया गया, समाप्त नहीं किया गया। तो भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो ये वापस भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, परंतु क्या किया गया? निरस्त किया गया। तो याद रखें, 333 तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता? मनोनीत किया जाता था राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता? राज्यपाल द्वारा किया जाता, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? निष्क्रिय। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा। अब सीधी सी बात, एंग्लो इंडियन होता कौन है? तो मैं आपको सीधी सी एक सिंपल सी परिभाषा याद रखी, मतलब एक विदेशी माता या फिर विदेशी पिता हो, जो भारत की, या तो महिला भारत की हो और फादर कहाँ का हो? विदेशी हो, या महिला विदेशी हो और वो भारत का। और वैसे संविधान में तो यूरोपियन वगैरह ऐसी संविधान में परिभाषा दी हुई है, ठीक है। इतना आपसे वो नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखें, विधानसभा की निर्हत्ता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के विमर्श के वह बाद में इसका निर्णय लेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, क्या है अभी? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य की अगर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? पहली बात तो याद रखें, अयोग्यता। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो अयोग्यता का निर्धारण करेगा राज्यपाल। कौन करेगा अभी? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल किसके परामर्श पर करेगा? तो याद रखें, निर्वाचन आयोग। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पर करेगा। किसके पर करेगा भाई? केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर। ये याद रखें आप, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कर सकता है। मतलब उनकी अयोग्यता क्या क्या हो सकती है, ठीक है। बात समझेगी? मतलब ये अयोग्य है या योग्य है, ठीक है, तो वो कर सकता है। तो विधानसभा की निर्हरता, निर्हरता का मतलब होता है अयोग्यता, अर्हता का मतलब होता है योग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है यहाँ पर। कौन सा अभी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये याद रखें। कौन सा आयोग है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद में इसका निर्णय करता है। तो कहने का मतलब विधानसभा के सदस्यों के जो अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किसके परामर्श पर करता है? तो याद रखें, किसके परामर्श पर करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बच्चे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है। कौन सा अभी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। बात समझेगी? इसके बाद देखें नेक्स्ट, आर्टिकल 213, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये पहले इसको ढंग से अपने पढ़ेंगे, फिर इसको शॉर्ट की में इसको लेके आएंगे, तो जो भी इसके की बनेगी, ठीक। देखो आर्टिकल 223 क्या कहता है? 213 क्या कहता है? 213 कहता है अध्यादेश जारी करना। क्या करना भी? अध्यादेश जारी। क्या करना है? इसके तहत राज्यपाल को राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल में 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृति होने की आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। और यह राज्यपाल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करेगा क्या, किस लिए? देखो पहली बात तो, राज्यपाल कौन सूची पर? या तो राज्य सूची पर या फिर संवर्ती सूची पर क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्यों करता है? जब विधानसभा का सत्र न हो, जब विधानसभा का सत्र न हो और राज्य में कोई आवश्यकता पड़ जाए कोई कानून की, तब राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। मतलब एक कानून जारी किया जाता है, उसे कहते हैं अध्यादेश। और किसका? आर्टिकल 213 के तहत किया जाता है। पहली बात तो समझेगी। इसकी अधिकतम, अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह। कितने माह होती है भी? 6 माह होती है। बात समझेगी? इसके बाद देखिए, इन अध्यादेशों में राज्य विधानमंडल इसे 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृत होनी आवश्यक है। कहने का भावार्थ ये, राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया और अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह। 6 महीने के भीतर ही विधानसभा के सत्र स्टार्ट हो गए, तो
विधानसभा के सत्र स्टार्ट होने के बाद 6 हफ्तों के बीच में, मतलब 6 सप्ताह, कितने, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर अंदर या तो वह क्या कर दे, इसको क्या बना दे, कानून बना दे, ठीक है। अगर वह 6 सप्ताह के अंदर भीतर भीतर कानून नहीं बनाता तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है, या तो वह स्वीकृति दे दे 6 सप्ताह के अंदर, अगर नहीं देगा तो वे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल भी इसे किसी भी समय भी अध्यादेश को समाप्त कर सकता है, ये भी याद है। और राज्यपाल का महत्वपूर्ण क्या है, अधिकार है, ये याद रखें इस बात को, ठीक है। बात समझ क्या, कहानी समझ आएगी सारी अध्यादेश को। तो आपने देखो ऊपर लिखा गया आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को संघ सूची और संवर्ती सूची राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। और राष्ट्रपति को संघ सूची और संवर्ती सूची पर, राज्यपाल को राज्य सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो आपने पहली बात तो इसकी याद रखनी है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह। कितनी होती है भी, 6 माह। और विधानमंडल का सत्र शुरू होने पर कितने सप्ताह रहती है, 6 सप्ताह। कितने भी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर या तो यह क्या करें, इस अध्यादेश को समाप्त कर दे, या फिर इस अध्यादेश को कानून बना दे, या फिर इस पर कोई प्रत्यय नहीं करेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझागी, ये अध्यादेश के बारे में था। वह राज्यों के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो राज्यपाल क्या करता है, प्रस्तुत करता है, याद रखें इस बात को। जो रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत कौन करता है, राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है। जैसे किस किस की, राज्य लेखाओं के संबंधित, जैसे राज्य वित्त आयोग, आपको पता राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य एस, राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो याद रखिए इस बात को, ठीक है। बात समझेगी यहाँ तक, हाँ। ये कौन सी शक्तियां होगी थी, ये अपनी विधायी शक्तियां होगी है। और विधायी शक्तियों में मैंने आपको लगभग सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आपने ध्यान रखना है 213 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 201 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 174, 175, 176 भी आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप इस चीज को, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। पहले अपनों ने बात की थी आर्टिकल 174 की, फिर 175 की, फिर 176 की बात की, फिर अपनों ने आर्टिकल 200, फिर 201 की बात की, फिर अपनों ने 213 की बात की। ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना या विखंडन करना, ये चीजें हैं। 175 में क्या है, अभिभाषण है, क्या है अभी, अभिभाषण है। 176 में क्या है, विशेष अभिभाषण है, क्या है अभी, विशेष अभिभाषण है। 200 के तहत क्या करता है, स्वीकृति देता है राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल। यहाँ पर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, कौन देता है, राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। 200 के तहत क्या, 213 के तहत क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। बात समझाएगी, हाँ जी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों का मतलब क्या हो गया, न्याय की शक्तियां, जो न्यायिक शक्तियां, ठीक है, मतलब क्षमादान की शक्तियां। देखो आर्टिकल 161 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है, जबकि ऐसी शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ भी कर सकता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2-4 बातें समझे, मैं आपको समझ आ जाएगी। देखो सबसे पहले बात तो याद रखें, आर्टिकल 161 के तहत तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है अभी, क्षमादान की शक्ति है, ये याद रखें आप। क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 161 के तहत राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। एक बार फ्लो में बोला जाता है इसे। देखो अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, परंतु राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात याद रखें, बाकी लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है। तो देखो दंडादेश के निलंबन, दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है, जबकि ऐसी शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है। देखो
किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करें अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि देखो कितने प्रकार की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, प्रविलंबन की शक्ति है, विराम की शक्ति है, परिहार है, और उसके बाद क्या है, अस्थायी मतलब लघुकरण की शक्ति है। क्या उनसे अभी लघुकरण। तो भावार्थ समझे, देखो एक तो होता है पूर्णतः समाधान, कौन शक्ति है अभी, पूर्णतः समाधान की शक्ति है, ठीक है। फिर उसके बाद लघुकरण की शक्ति है, कौन सी शक्ति है अभी, लघुकरण, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, परिहार की शक्ति है, कौन सी है अभी, परिहार। फिर कौन सी है, विराम की, कौन सी है अभी, विराम। और फिर कौन सी है, प्रविलंबन, कौन शक्ति है अभी, प्रविलंबन, ठीक है। तो ये शक्तियां होती है 5 प्रकार की। ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात करते हैं क्षमा, किसकी बात करते हैं, क्षमा मतलब पूर्णतः क्षमादान की बात है। यहाँ पर क्या है, क्षमा मतलब पूर्णतः मतलब फांसी की सजा को माफ नहीं करता। देखो सजा को पूर्णतः माफ कर देना क्या होता है अभी, सजा को पूर्णतः माफ कर देना, मतलब 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा को पूर्णतः माफ ही कर दिया, घर पर चला जाए, वो होता है पूर्णतः सजा माफ। अपराधी को दोष मुक्त कर देना, उदाहरण भी साथ साथ में दिया हुआ है। अपराधी को क्या करना, दोष मुक्त भी मतलब दोष मुक्त कर देना। फिर के बाद आता है लघुकरण, किसकी बात आती है, लघुकरण की। इसमें सजा की प्रगति को बदला जाता है। अब देखो शब्द को पकड़ना है आपने, क्या है, प्रगति, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है, प्रगति को बदला जाता है। जैसे कठोर कारावास को सामान्य कारावास में होता है। देखो यहाँ पर कौन सी कारावास से कठोर, यहाँ पर कौन कर दिया, सामान्य कारावास कर दिया, मतलब कठोर से सामान्य कारावास में बदलना, वो कौन सी होगी, लघुकरण होगी, कौन सी होगी भी, लघुकरण होगी। इसके बाद में परिहार, क्या है भी, परिहार, रिमेंट, परिहार, सजा की अवधि को बदलना, मतलब सजा की अवधि को बदलना। जैसे देखो आजीवन कारावास को 5 वर्ष की कारावास में बदलना। किसी व्यक्ति को आजीवन, आजीवन मतलब 20 साल की सजा मिली है, उस 20 साल की सजा को कितने साल कर दिया, 5 साल कर दिया, ठीक है। तो वो क्या होती है, आजीवन कारावास को 5 साल की सजा में बदलना, ये कौन सी होती है, परिहार होती है। फिर कौन सी आती है, विराम, कौन सी आती है भी, विराम आती है। अब विराम क्या कहता है, विशेष परिस्थिति की वजह से सजा की प्रगति और अवधि दोनों में परिवर्तन, ठीक है, दोनों में परिवर्तन करना, वो कौन सी होती है, विराम। अब जैसे गर्भवती महिला, वृद्धावस्था और गंभीर बीमारी, तो कोई गर्भवती महिला, तो कोई गर्भवती महिला है, उसको फांसी की सजा सुनाई जा रही है, उसको फांसी दी जा रही है, और फांसी के देते समय उसका चेकअप किया गया और वो क्या निकल गई, प्रेग्नेंट निकल गई, तो उसकी मतलब सजा को कम किया जाएगा साथ में, तो या फिर उसकी सजा को रोक दिया जाएगा एक बार, क्या परिस्थिति के अनुसार उसकी सजा को एक बार रोक दिया जाएगा, वो बात है, ठीक है। तो विशेष परिस्थिति की वजह से सजा की प्रगति में भी चेंज किया जा सकता है और अवधि भी चेंज किया जा सकता है। अवधि मतलब किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको 10 साल की सजा होगी, या फिर किसी को 20 साल की सजा मिली उसको 5 साल की सजा, कठोर कारावास है तो सामान्य कारावास में चेंज कर, तो दोनों कंडीशन है। मतलब विराम में कौन सी होती है, दोनों कंडीशन, एक तो कौन सी होती है, लघुकरण भी हो सकती है, और एक कौन सी हो सकती है, परिहार हो सकती है, मतलब दोनों ही सजा प्रूव हो सकती है इसमें विराम में। लास्ट है प्रविलंबन, कौन सी प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, मतलब किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, मतलब फांसी को टालना, फांसी को माफ नहीं किया जा सकता, मतलब फांसी को टालना, फांसी को टालना मतलब कहने का भावार्थ ये है कि मतलब फांसी रोक दी जाए एक बार 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अस्थायी रूप से रोक लगाना। यहाँ पर इसका अर्थ वैसे होता है अस्थायी रूप से रोक लगाना, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से रोक लगाना। तो प्रविलंबन का मतलब समझे, ठीक है। अस्थायी रूप, विराम का मतलब किसी की परिस्थिति, मतलब उसकी परिस्थिति को देखकर सजा को कम, मतलब सजा की प्रगति में परिवर्तन या फिर सजा को कम कर सकते हैं। परिहार का मतलब सजा की अवधि को बदलना, लघुकरण का मतलब सजा की प्रगति में बदलना, और क्षमा का मतलब पूर्णतः क्षमादान करना, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आपने क्षमादान समझ आई होगी। मैं वापस यहाँ पर देखो, ये वापस वही चीजें हैं, फांसी की सजा को कम कर सकता है, ठीक है। देखो किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्रविलंबन, क्षमा या उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी, ठीक है। तो ये याद रखें इस बात को, ये मैंने आपको शक्तियां बताई, 5 प्रकार की शक्तियां होती है ये, ठीक है। यही राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति की फांसी सजा को माफ कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श लिया जाता है। कहने का मतलब आर्टिकल 217 के तहत हाईकोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, जज की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है अभी, राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति जिस व्यक्ति से परामर्श लेता है, जो परामर्श लेता है वो किससे लेता है,
राज्यपाल से लेता है। किससे लेता है अभी? राज्यपाल से लेता है। ये बात आप याद रखें, किससे लेता है? राज्यपाल से। फिर क्या कहता है? अनुच्छेद 233, कौन सा कहता है अभी? अनुच्छेद 233, राज्यपाल राज्य हाईकोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति कर सकता है। कहने का भावार्थ यह है कि आर्टिकल 233 के तहत, ठीक है, जिला न्यायाधीश मतलब जिलों के जो जज होते हैं, इनकी मतलब नियुक्ति, ठीक है, स्थानांतरण, ठीक है, पदोन्नति दोनों कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। पर राज्यपाल किसके परामर्श पर करेगा? तो हाईकोर्ट के जज या हाईकोर्ट के मुख्य जज से करेगा। किससे करेगा? हाईकोर्ट के मुख्य जज से करेगा। बात समझा गई है? तो ये दो आर्टिकल आपको ये बताए मैंने, ठीक है। ये कौन सी न्यायिक शक्तियां? कौन सी शक्तियां भी? न्यायिक शक्तियां 217, 213, ठीक है। और पीछे कौन सी की थी? परिहार वाली, ये क्षमादान वाली 161, ठीक है। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में 3 अंतर है। 3 अंतर देखिए कैसे हैं। देखो, सबसे पहला अंतर, राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के तहत घोषित अपराधों से संबंधित दंडों या दंडादेशों पर क्षमा आदि की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधि से संबंधित अपराधों के मामले कर सकता है। कहने मतलब राष्ट्रपति तो केंद्र में जितने भी दंड वगैरह होते हैं वो उनमें राष्ट्रपति माफ करता है, और राज्य में जितने भी होते हैं वो राज्य विधि मतलब राज्य कानून के संबंधित जो मामले होते हैं वो राज्यपाल करता है, ठीक है। दूसरी, सैन्य अदालत या फिर कोर्ट मार्शल द्वारा किए गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति का, राज्यपाल को नहीं है। मतलब कोर्ट मार्शल किसी व्यक्ति का कर दिया जाए, मतलब सेना न्यायालय मतलब सेना के द्वारा किसी को सजा दे, उसमें राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, न कि राज्यपाल को प्राप्त है, ठीक है। बात समझाएगी दूसरी, मतलब कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सेना न्यायालय, सेना न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाए तो उसकी सजा में कम या ज्यादा कुछ करना हो तो वो राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। आगे, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करने का अन्यन अधिकार रखता है। मतलब मृत्युदंड को माफ कर सकता है चाहे वह केंद्रीय विधि के तहत दिया हो या राज्य विधि के तहत दिया हो। मतलब या बली केंद्र की विधि का हो, मतलब केंद्र कानून के तहत दिया हो या फिर राज्य कानून के तहत दिया हो। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। याद रखें, राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि वह मृत्युदंड को माफ कर दे। वह अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है कि उसे स्थगित कर दे या प्रविलंबित या लघुकरण कर सकते हैं। मतलब राज्यपाल क्या कर सकते हैं? या तो उसको स्थगित कर दे, एक बार के लिए रोक दे, या फिर प्रविलंबित कर दे, मतलब फांसी की सजा को टाल सकता है कुछ समय के लिए, या फिर लघुकरण मतलब उसकी प्रगति में चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? उसकी प्रगति में चेंज कर सकता है, ठीक है। और वह कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 3 अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल के। देखो, कोर्ट मार्शल में अंदर शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। केंद्र में और राज्य में, राज्य की जो विधि से संबंधित राज्यपाल, केंद्र की विधियों से संबंधित राष्ट्रपति। तीसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, परंतु केंद्रीय विधि या राज्य विधि के तहत तो बड़ी मृत्युदंड तो भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, परंतु राज्यपाल यह शक्ति नहीं है। पर राज्यपाल मृत्युदंड में इतना कर सकता है, वह प्रविलंबन कर सकता है, ठीक है, या फिर लघुकरण कर सकता है, या फिर वह स्थगित कर सकता है, ठीक है। बात समझा गई? तो ये अपनी कौन सी होगी? नैतिक शक्तियां पूरी होगी। कौन सी होगी भी? नैतिक शक्तियां जो मैंने आपको करवाई है ये लगभग आपकी क्या होगी? अभी पूरी होगी, ठीक है। बात समझा गई यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई अब तक जो सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते अपने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। किसकी बात करते हैं? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं, ठीक है। देखो, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अब तक अपनों ने देखो कार्यपालिक शक्तियां कर ली, विधायी शक्तियां कर ली, क्षमादान शक्ति कर ली। अब करते हैं अपने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। देखो, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है। पहली बात तो जो बजट पेश करवाता है वो कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। और जबकि पेश करता कौन है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है अभी? वित्त मंत्री करता है। तो दोनों बात याद रखें, पेश करवाता कौन है? राज्यपाल करवाता है। और जो पेश करवाता राज्यपाल है पर पेश करता कौन है? वित्त मंत्री करता है, ठीक है। जो धन विधेयक होते हैं, जो धन विधेयक पेश किए जाते हैं वो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब जो धन विधेयक होते हैं वो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किए जाते हैं। इसलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं भेज सकता। बात याद रखें, ठीक है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किए जाते हैं, परंतु धन विधेयक पेश तो किए जाते हैं परंतु पुनर्विचार के लिए राज्यपाल पेश नहीं कर सकता, ठीक है। राज्यपाल की सहमति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। कहने का मतलब, अगर अनुदान की मांग करनी है तो राज्यपाल से पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा, मतलब पैसे मांगने जाए तो, ठीक है। तो राज्यपाल आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है अभी? आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। मतलब आकस्मिक निधि मतलब अचानक पैसे निकालने हो, ठीक है, तो निधि पर नियंत्रण रखता है। राज्य की संचित निधि पर भी राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। मतलब राज्य की संचित निधि किसके नियंत्रण में होती है? राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। अचानक उत्पन्न हुए
राज्य खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। मतलब जो अचानक उत्पन्न हुए जो खर्चे हैं उनके लिए प्रबंधन करने के राज्य आकस्मिक निधि से पैसे ले सकता है, परंतु राज्य की सिंचाई निधि किस पर भारित होती है, मतलब किसके अंडर में होती है, राज्यपाल के अंडर में होती है। बात समझा गई। पेश कौन करता है, बजट पेश कौन करवाता है, राज्यपाल पेश करता है, वित्त मंत्री। राज्यपाल की पूर्णानुमति से पेश किया जाता है धन विधेयक, ठीक है। अनुदान की मांग राज्यपाल पर करता है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है, ठीक है। राज्य की संचय निधि पर राज्यपाल नियंत्रण किया जाता है। अचानक उत्पन्न हुए खर्चे प्रबंधन के राज्य आकस्मिक निधि पर अग्रिम धनराशि ले सकता है, ठीक है। देखो इसमें कोई ज्यादा इतना खास बात नहीं है, ये आपको थोड़ा सा रट्टा ही मारने वाला है, ठीक है। बाकी आपको जब ये जो अग्रिम धन वगैरह अनुदान की मांग है ये विधानमंडल में आपको पूरी डिटेल से पढ़ा दूंगा वहां पर, ठीक है। हर 5 वर्ष बाद अपने राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। याद रखें, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 243 आई के तहत, किसके तहत करता है, आर्टिकल 243 आई के तहत करता है। याद रखें इस बात को, आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल ने पंचायती राज के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है 243 आई के तहत, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। मतलब वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें या रिपोर्ट है, राज्यपाल कहाँ रखवाता है, विधानमंडल में रखवाता है। कहाँ रखवाता है, विधानमंडल में। देखो यहाँ पर ये चीज समझना, अपने राजस्थान में विधानसभा है तो विधानसभा में रखवाता है। कहाँ रखवाता है, विधानसभा में रखवाता है। बात समझागी। इसके बाद में वह राज्य की लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रण मालिका परीक्षा की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब राज्य की लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक मालिका परीक्षा की रिपोर्ट विधानमंडल में भी प्रस्तुत करता है। मतलब दोनों की रिपोर्ट कहाँ रखवाता है, विधानमंडल में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये अपनी कौन सी होगी, ये वित्तीय शक्तियां होगी। कौन सी होगी अभी अपनी, ये बस इतनी ही वित्तीय शक्तियां। तो वापस मैं बताता हूँ आपको, देखो वित्तीय शक्तियां दो ही है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करता है। पहली बात, बजट पेश कौन करता है, बजट पेश करवाता कौन है, राज्यपाल। पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है और उसके बाद में राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक को याद रखना। राज्यपाल की सहमति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अनुदान की मांग ओनली फॉर राज्य की सहमति के साथ की जाएगी। राज्यपाल आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। राज्य की संचित निधि भी राज्य के नियंत्रण में होती है। अचानक उत्पन्न हुए राज्य खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। सीधा सिंपल सा याद रखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 243 आई के तहत। आई का मतलब देखो आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब वित्त प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है। राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। वह राज्य की लेखों संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रण मालिका विधानमंडल में प्रस्तुत करता है, ठीक है। बाकी अपने करेंगे कल। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और साथ ही क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो ये हमारी पीपीटी है, जो आपको ये राज्यपाल है या फिर कोई भी जो क्लास का जो मैटर है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, और क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ आपको, ठीक है। तो वहां से आप जाके जरूर देखें। और कल ये अपने करेंगे राज्यपाल की 6 विवेक शक्तियां, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।